जय हिंद एवरीवन। आप लोग का अग्निवीर पेपर का तैयारी कैसे चल रहा है यार? देखो, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, जैसे जैसे पेपर का डेट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों के दिल का धड़कन बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक बात और हकीकत है, जो लोग साल भर से मेहनत किए हैं, साल भर से पढ़ाई किए हैं, उन्हीं लोगों के दिल का धड़कन बढ़ रहा है, उन्हीं लोगों को पेपर को लेकर टेंशन हो रहा है, ठीक है ना। नहीं तो जो लोग कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं ना, साल भर इधर उधर घूमे हैं, तो फिर उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। वो लोग तो मतलब उसी तरह से अब भी हैं, और वो लोग पेपर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। बस सीरियस वही लोग हो रहे हैं, मतलब जो लोग पढ़ाई किए हैं, और पेपर भी उन्हीं लोगों का निकलेगा जिन लोगों को अभी टेंशन हो रहा है, ठीक है ना। पेपर का लेवल तो 22 अप्रैल से आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। तो 22 अप्रैल का मतलब जितने लोगों को पेपर देने जाना है, तो मेरे भाई आप लोग क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर जरूर भेजना, ठीक है ना। तो मतलब 22 अप्रैल को जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा वो तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न आपके जीके के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न जीएस के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं, और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। और ये जो 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं ना, तो मेरे एप्लीकेशन में, मेरा एक एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस कैरियर, उसको हजारों लोग डाउनलोड करके और अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं मेरे एप्लीकेशन से। अगर आप नए हो और आपको मेरे एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो पता नहीं अभी तक किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पर नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। वहां से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और सबसे पहले आप लोगों को अपना आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तुरंत डाउनलोड करके लॉगिन नहीं करने लग जाना। कुछ लोग बोलते हैं भाई लॉगिन ही नहीं हो रहा है। मेरे भाई, जब आप पहले अपना आईडी पासवर्ड नहीं बनाओगे तो कैसे लॉगिन हो जाएगा? आपको रजिस्टर्ड में जाकर अपना स्टेट वहां पर डालना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। वो सारी चीजें करने के बाद जो पासवर्ड बनाओगे ना, उसके बाद से उसमें लॉगिन करोगे, तब जाकर आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है ना। और लॉगिन होने के बाद जैसे ही मेरे एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, तो आपको प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल जितने भी आर्मी के पेपर में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे मेरे एप्लीकेशन में, जैसे प्रीवियस एग्जाम वाले में पूरा का पूरा जीके जीएस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसका कोई भी चार्ज नहीं है प्रीवियस ईयर वाले जीके जीएस का, ठीक है ना। और साथ ही साथ अभी आप लोगों का जो क्लास होने जा रहा है, इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर 50 प्रश्न है इसमें, जो मैथ का सब्जेक्ट है, तो ये मैथ का सब्जेक्ट मेरे एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट का प्राइस मैं 49 रुपया कर दिया हूँ। पहले 99 रुपया था, जो लोग पहले से मतलब मॉक टेस्ट लगा रहे थे। लेकिन अब पेपर का डेट नजदीक आ गया है, वैसे तो ज्यादा फायदा पहले वालों का ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और इसका प्राइस मैं सिर्फ 49 रुपया कर दिया हूँ। 49 रुपये में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरे एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप लोग मैथ का सॉल्यूशन देख लेना, और जितने लोग अभी तक नहीं लगा रहे हो तो मेरे भाई ले सकते हो, क्योंकि प्राइस ज्यादा नहीं है। और अभी देखो, अभी आज का जो प्रश्न लिया गया है ना, ये वाला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि अप्रैल 2024 में भारत और किस देश के बीच डस्टलिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये जो डस्टलिक 2024 लिखा गया है ना, ये अभी एकदम लेटेस्ट वाला है, एकदम अभी कल 15 तारीख था ना, तो 15 अप्रैल से लेकर और आपका 28 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से लेकर और आपका 28 अप्रैल तक ये डस्टलिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी अप्रैल का महीना चल रहा है 2024 में। अप्रैल जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बीच में जितना भी युद्धाभ्यास हुआ है, वो पूरा का पूरा आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में पेड वाले में मिल जाएगा, ठीक है ना। पेड वाले का भी प्राइस सिर्फ 89 रुपया है। इससे आप लोगों को काफी ज्यादा जीके जीएस मिल जाएगा, जो मतलब करंट अफेयर्स के भी जिसमें रहेंगे, और जो करंट अफेयर्स करेगा उसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लोगे। बाकी जो 2000 जीके जीएस है उसका पीडीएफ आप लोग अभी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अब अगले भर्ती में ही उसको कुछ देखा जाएगा, ठीक है ना। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आप लोगों को किसी दिन पूरा बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है कि अप्रैल 2024 में भारत और किस देश के बीच डस्टलिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, मलेशिया और रूस है। तो इसका राइट आंसर तो आपका उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। और ये डस्टलिक
अधिक 2024 सैन्य अभ्यास 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपका युद्धाभ्यास दिया है, ठीक ना, 2024 वाला युद्धाभ्यास दिया है। अभी मैं आप लोगों को जो बताया हूँ कि 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा, तो उसी तरह से ये सब लेटेस्ट वाला है, ठीक है ना, सब नया वाला है। तो इसको आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है और कल कुछ और युद्धाभ्यास से रिलेटेड मैं प्रश्न लेकर आऊंगा, ठीक है ना, सुबह वाले क्लास में, शाम वाले क्लास में नहीं, शाम वाला तो रिवीजन वाला क्लास आप लोग का चल रहा है। यहाँ पर दिया है कि समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, तो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज किस किस देश के बीच हुआ, ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ, ठीक है ना, समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच हुआ। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज किस किस देश के बीच हुआ, तो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ, ठीक है ना, सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ। यहाँ पर दिया है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, तो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच हुआ, ठीक है ना। आपका यहाँ पर दिया है सहयोग काजिंद, यहाँ पर रहेगा, तो ये भारत और जापान के बीच हुआ, भारत और जापान के तटरक्षक बल के साथ हुआ, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया है साइक्लोन एक्सरसाइज, तो ये जो साइक्लोन एक्सरसाइज है ना, ये भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ। आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये 2024 वाला युद्धाभ्यास वाला प्रश्न है। देखो यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग क्लास कराते हैं, लेकिन मैं जो क्लास कराता हूँ ना, मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ, मतलब मैं अपने तरीके से कराता हूँ, क्योंकि मैं अग्निवीर का पेपर दिया हूँ, अग्निवीर जीडी का पेपर भी पास किया हूँ। तो मैं जब पेपर देने बैठा था, मुझसे जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, मैं उसी टाइप का प्रश्न आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर है कि खंजर एक्सरसाइज, खंजर एक्सरसाइज आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, तो आपका जो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है ना, वो भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ। ये पूरा का पूरा आप लोगों के कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। ये वैसे तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन बार बार पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। इतना एक्सरसाइज के बारे में मैं आज बता दिया हूँ, कल कुछ और एक्सरसाइज के बारे में बता दूंगा 2024 वाला, ठीक है ना। और ये पूरा आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपका यहाँ पर नेक्स्ट है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन, फुटबॉल, गोल्फ और क्रिकेट है। तो जो आपका डुरंड कप है, इसका संबंध किस खेल से है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। डुरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। पूछ देगा कि थॉमस कप का संबंध किससे है, क्या पूछ देगा, थॉमस कप पूछ देगा, ठीक है ना। तो आपका जो थॉमस कप है, उसका संबंध आपका बैडमिंटन से है, ठीक है ना। यहाँ पर गोल्फ दिया है, पूछ देगा कि राइडर कप का संबंध किससे है, तो राइडर कप का संबंध किससे है, आपका राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, ठीक है ना। यहाँ पर क्रिकेट दिया है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। तो ये चारों के चारों आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बार बार रिवीजन कराते रहता हूं, क्योंकि क्रिकेट से मतलब स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। अब देखो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ, तो उसमें हरित क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर भी हरित क्रांति से रिलेटेड प्रश्न मैं डाल दिया हूँ, ये भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलाग, एमएस स्वामीनाथन और नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात समझना है, ये जो हरित क्रांति दिया है ना, यहाँ दिया हरित क्रांति फसलों से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति फसलों से संबंधित है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हरित क्रांति फसलों से संबंधित है। उसके बाद से पूछ देगा कि ये जो हरित क्रांति के जनक है ना, एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। पूछ देगा कि भारत में, ठीक है ना, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये भारत के हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन। और पूछ देगा कि विश्व के, क्या पूछ देगा, विश्व के, ठीक है ना, विश्व के पूछ देगा, विश्व के हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति
का जनक आपका नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यहाँ पर वर्गीज कुरियन दिया है, पूछ देगा कि श्वेत क्रांति के जनक, क्या पूछ देगा, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है ना, तो फटाक से अपने कॉपी में लिख लो। कमेंट करने के लिए तो बड़ा अच्छा दिमाग आता है। एक भाई साहब कमेंट किए थे कि नीलेश भाई अपने एप्लीकेशनवा में फ्री वाला कुछ डाल दो, आपके लड़के बच्चों को ये होगा वो होगा, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। मेरे भाई फ्री वाला तो जीके जीएस डाला हूँ, तो ऐसा कमेंट आता है, तो ये भी लिख लो। ठीक है ना, जिस तरह से कमेंट करते हो वैसे ये भी पता होना चाहिए कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को, वो भी भारत में। ठीक है ना, और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार का संबंध किस वादक से है, संतूर, सितार, बांसुरी और तबला। तो पंडित शिव कुमार का संबंध किस वादक से है। आपका ये जो पंडित शिव कुमार है ना, ये जो पंडित शिव कुमार है, इसका संबंध आपका संतूर से है। ठीक है ना, और पूछ देगा कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, रविशंकर का संबंध किससे है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार से है। ठीक है ना, और क्या पूछ सकता है, हरिप्रसाद चौरसिया पूछ सकता है। ठीक है ना, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपका जो है ना वो आपका है बांसुरी से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, रविशंकर का संबंध आपका सितार से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपका बांसुरी से है। अगले साल इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता टीम कौन सा है, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन सा है, मुंबई, विदर्भ, हैदराबाद और असम है। तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है ना, रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता टीम कौन सा है, तो वो आपका मुंबई है। और पूछ देगा उप विजेता टीम कौन सा है, तो वो आपका विदर्भ है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई, आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। 1961, 1987, 1962 और 1999। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 1961 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो अर्जुन अवार्ड लिखा गया है ना, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो बात आप सभी लोगों को शायद पता भी होगा, ये जो अर्जुन अवार्ड लिखा गया है 1961 में इसका शुरुआत हुआ। और गोवा जो है ना, जो आपका गोवा राज्य है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, गोवा राज्य जो है ना, गोवा राज्य पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ, गोवा राज्य पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ। तो जो आपका गोवा राज्य है वो पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ, तो ये भी आपका 1961 ईस्वी में ही हुआ। तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। अर्जुन अवार्ड का शुरुआत भी 1961 से हुआ, और गोवा जो राज्य है ना वो पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर 1962 लिखा गया है ना, तो भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन युद्ध है वो कब हुआ, तो भारत और चीन के बीच युद्ध आपका 1962 में हुआ। ठीक है ना, भारत और चीन के बीच युद्ध आपका 1962 में हुआ। आपका यहाँ पर है कि 1999। पूछा जाएगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ, तो कारगिल युद्ध कब हुआ, आपका ये जो कारगिल युद्ध है ना, कारगिल युद्ध आपका 1999 में हुआ, कारगिल युद्ध आपका 1999 में हुआ। ठीक है ना, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका जो सोमनाथ मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, जो सोमनाथ मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, गुजरात, उड़ीसा, अमृतसर और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है ना, सोमनाथ मंदिर उड़ीसा नहीं है, सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है। ठीक है ना, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर उड़ीसा दिया है, उड़ीसा से क्या पूछ देगा, उड़ीसा और अमृतसर दिया है,
तो अमृतसर में आपका स्वर्ण मंदिर है, ठीक है ना। अमृतसर में आपका कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। और यहाँ पर दिया है उड़ीसा दिया है, तो उड़ीसा आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपका उड़ीसा में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजधानी आपका भोपाल में है, ठीक है ना। सोमनाथ का मंदिर आपका गुजरात में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है, ठीक है ना। कभी अमृतसर जाना तो स्वर्ण मंदिर घूम लेना, लेकिन पहले फौजी बनना, उसके बाद से कहीं जाना, पहले इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना, उसके बाद से कहीं जाना। यहाँ पर है कि वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है? वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। वर्तमान में किस राज्य का राजधानी, वो तो मतलब पहले से ही था, मतलब वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल कौन से हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। स्पोर्ट्स से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों को पढ़ते रहना है। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है? नागालैंड का राजधानी कहाँ पर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नागालैंड का राजधानी आपका कोहिमा है। नागालैंड का राजधानी कहाँ पर है? तो नागालैंड का राजधानी आपका कोहिमा है। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? श्री ला गणेशन, राजेंद्र विश्वनाथ, विश्वभूषण हरिश्चंद्र और फागू चौहान है। तो इसका राइट आंसर श्री ला गणेशन हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में नागालैंड के जो राज्यपाल है ना वो श्री ला गणेशन है। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल श्री ला गणेशन है। दिमाग में बैठा लो, वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल श्री ला गणेशन है। और ये राजेंद्र विश्वनाथ दे दिया है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वो राजेंद्र विश्वनाथ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विश्वभूषण हरिश्चंद्र दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को कल शाम वाले क्लास में भी इसको कराया था, मैं कल शाम वाले क्लास में भी इसको कराया था, तो ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपके छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। चौहान है ना, फागू चौहान, ये मेघालय के राज्यपाल हैं। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये मेघालय के राज्यपाल हैं। आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल श्री ला गणेशन हैं। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान हैं। आपके दिमाग में गूंजना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? मार्च 1946, अगस्त 1946, जुलाई 1930 और 9 अप्रैल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन की स्थापना मार्च 1946 में हुई, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन की स्थापना मार्च 1946 में हुई। दिमाग में बैठा लो, कैबिनेट मिशन की स्थापना मार्च 1946 में हुई। अगर मार्च नहीं देगा, कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुई, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? रोजदी, लोथल, हड़प्पा और नौनफदीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका लोथल हो जाएगा, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो आपका लोथल था। आप लोग इससे पहले वाला 10वां प्रश्न समाप्त हुआ है। वैसे मेरा माइक काम करना बंद कर दिया है और मैं क्लास कराते गया हूँ, जैसे ही आप लोगों का 30 को जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ है, मैथ वाले सर क्लास कराने आए हैं, तो ऐसे पता चल रहा है कि मेरा आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ था। मैं चेक किया हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आया यार। फिर 2 घंटे बाद मैं मतलब माइक को ठीक ठाक किया हूँ, उसके बाद से फिर क्लास कराने आया हूँ। मैथ वाले सर तो एकदम परेशान हो चुके हैं। आपका 11वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, नरेंद्र दत्त और नौनफदीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है ना। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। यहाँ पर नरेंद्र दत्त दिया है।
तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की आज़ादी के बाद प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस पार्टी की आज़ादी के बाद प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद, कोलकाता, जयपुर और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के बाद प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ, ठीक है ना। ये जयपुर कहाँ का राजधानी है? जयपुर कहाँ का राजधानी है? तो राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है, ठीक है ना। राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है क्या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 25 जनवरी, 1 दिसंबर और 14 सितंबर। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 1 दिसंबर दिया है, तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो 14 सितंबर दिया है पूछ देता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और देखो ये संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। तो 14 नवंबर को हमारा डेट ऑफ बर्थ दिवस मनाया जाता है। नीलेश का जन्मदिन मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है ना। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना जिस दिन हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जन्मदिन है, 14 दूना 28 और 14 दूना 28, 2 घटा दो 26, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 9 वर्ष। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका कार्यकाल कितना है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल आपका 9 वर्ष होता है, ठीक है ना। आप लोग सोचना यार मतलब पूरा क्लास समाप्त हो जाए, आवाज़ ही ना रिकॉर्ड हो तो कितना बुरा लगता होगा। लेकिन क्या करें मेरे भाई, अपने पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। आप लोग का पेपर भी तो नज़दीक आ गया है तो क्लास तो कराना ही है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद, दिसपुर, बेंगलुरु और कोहिमा। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद है, ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पूछ देगा कि असम का राजधानी कहाँ पर है, किसका राजधानी पूछ देगा? असम का राजधानी पूछ देगा, ठीक है ना। तो असम का राजधानी आपका दिसपुर है। कर्नाटक का राजधानी पूछ देगा, कहाँ का राजधानी पूछ देगा? कर्नाटक का राजधानी पूछ देगा, ठीक है ना। तो कर्नाटक का राजधानी आपका बेंगलुरु है। और नागालैंड का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नागालैंड का राजधानी कहाँ पर है? तो नागालैंड का राजधानी कहाँ पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नागालैंड का राजधानी आपका कोहिमा है, ठीक है ना। नागालैंड का राजधानी आपका कोहिमा है। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। असम का राजधानी दिसपुर है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। और नागालैंड का राजधानी कोहिमा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। और सामान्य विज्ञान का यहाँ पहला प्रश्न है कि ऊर्जा में पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? सीधे, उल्टे, सीधे व उल्टे और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा में पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर आपका सीधे हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका सीधे हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न कहाँ गया यार? आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आ गया है, ठीक है ना।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस वर्ग में आता है? मनुष्य किस वर्ग में आता है? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और एबीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनुष्य किस वर्ग में आता है? तो मनुष्य आपका स्तनधारी में आता है, ठीक है ना। आपका मनुष्य स्तनधारी में आता है। बार बार मेढक का पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो जो बार बार रिपीट होता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेढक का पूछा जाता है बार बार, तो मेढक उभयचर में आता है, ठीक है ना। मेढक किस में आता है? तो मेढक आपका उभयचर में आता है। और मनुष्य किस में आता है? तो मनुष्य आपका स्तनधारी में आता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अलग अलग रंग की स्याही को किस विधि से अलग किया जाता है? अलग अलग रंग की स्याही को किस विधि से अलग किया जाता है? आसवन विधि से, क्रोमेटोग्राफी से, और ऊर्ध्वापातन विधि से, और निषेधन विधि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलग अलग रंग की स्याही को किस विधि से अलग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ROH में क्रियात्मक इकाई है। ROH में क्रियात्मक इकाई क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, कीटान और ईथर है। तो इसका राइट आंसर आपका एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। ROH में क्रियात्मक इकाई आपका एल्कोहल होता है। ROH में क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो एल्कोहल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्रोटीन का बहुलक है। प्रोटीन का बहुलक क्या है? सेल्यूलोज, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड और नॉन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का जो बहुलक होता है ना वो एमिनो अम्ल होता है। प्रोटीन का बहुलक क्या होता है? तो प्रोटीन का बहुलक एमिनो अम्ल होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान कितना होता है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 6.4, 6.8 और 7.4 है। तो आपका रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूहे मारने की दवा है। चूहे मारने की दवा कौन सा है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना। तो जो चूहे मारने का दवा है उसका सूत्र होता है ZN3P2 होता है, ठीक है ना। ZN3P2 इज राइट आंसर। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे रहना, अभी मैथ वाले सर आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से फिर मैं धमाल मचाने आ जाऊंगा रीजनिंग में, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उपधातुओं की संख्या है। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 2, 5, 7 और 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपधातुओं की संख्या आपका 7 होता है, ठीक है ना। उपधातुओं का संख्या आपका 7 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो आपका पदार्थ का चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। पदार्थ का चौथा अवस्था आपका प्लाज्मा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा की बूंद का गोल होने का कारण क्या होता है? वर्षा के बूंद का गोल होने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव, ससंजक बल, आसंजक बल और घर्षण बल। इसका राइट आंसर आपका पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ठीक है ना। वर्षा की बूंद का गोल होने का कारण आपका पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण आपका पृष्ठ तनाव होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, चालनी, नालिका और फ्लोएम जड़ द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर आपका फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा और कृमि के द्वारा। तो जो आपका चेचक होता है ना वो विषाणु के द्वारा फैलता है। चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है। चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। और विषाणु का आपका दूसरा नाम होता है वायरस है। विषाणु का दूसरा नाम आपका वायरस होता है। विषाणु को ही वायरस बोला जाता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
कि मानव में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। यहाँ पर ऑटोसोम्स बोला गया है, क्रोमोसोम भी बोल देता है, ठीक है ना। मानव में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22, 44, 46 और 48 है। तो इसका राइट आंसर आपका 44 हो जाएगा। और क्रोमोसोम पूछेगा तो कितना हो जाएगा? क्रोमोसोम आपका 46 हो जाएगा, जिसे गुणसूत्र भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं और मानव में ऑटोसोम्स की संख्या आपका 44 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है ग्लूकोज, सेलुलोज, प्रोटीन और वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका सेलुलोज हो जाएगा। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक आपका सेलुलोज होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। देखो यार, शाम को जो आप लोग का रिवीजन क्लास होता है ना, मान लो जो क्लास में करा चुका हूँ उसी का रिवीजन कराता हूँ, तो वो करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आज मैं जीएस का प्रश्न लेकर आऊँगा। अभी तो मैं जीके का लेकर आता था, लेकिन अब मैं जीएस का लेकर आऊँगा। आप ही लोग बोल रहे थे मनुष्य के शरीर के भार का रक्त, मनुष्य के शरीर के भार का रक्त कितना प्रतिशत होता है? हम लोग का शरीर का जो भार होता है, जो वजन होता है, तो इसके वजन मतलब रक्त कितना प्रतिशत होता है वजन के मुताबिक? 5%, 6%, 7% और 10%। तो इसका राइट आंसर आपका 7% हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब मैथ वाले सर आ रहे। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीले डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोगों ने जीके जीएस का क्लास कर लिया है। अब मैथ का 15 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से फिर नीलेश सर आएंगे, आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो 15 क्वेश्चन देखने के लिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 220 गुणे 220 प्लस 180 गुणे 180, इसका मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका क्या करेंगे? सीधे सीधे जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। यदि यही माइनस रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन प्लस है तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसका इसमें गुणा करके हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो 22 का 22 में हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 22 गुणे 22 और एक क्या करना है? 18 का 18 में, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 324 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसका करेंगे 22 का 22 में, तब 22 दूना 44 के 4, फिर 22 में किए, या ऐसे इसका तरीका क्या है वर्क करने का? 2 का वर्ग किए तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 का 2 में किए तो 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो गया? 8 और 2 दूना 4, तो क्या हो गया? 484। ये हो गया। इसमें भी देख रहे हैं 2 जीरो यहाँ पे है, तो 2 जीरो इसमें भी हम क्या किए? बढ़ा लिए। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है, क्योंकि बीच में क्या साइन दिया है? प्लस का साइन दिया है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में सब में 2 जीरो है, सब में है कि नहीं? तो हो गया। अब यहाँ देखिए, यह 4 और 4, यह क्या हो गया? 8। देख रहे हैं सभी में 8 है, लेकिन इसमें नहीं, तो यह गलत हो गया, ये तो कट गया। अभी ये 3 जिंदा है। अब देखिए 8 और 2 क्या हो गया? 10, 10 के क्या हो गया? 0। अब देखिए 0 किस में गए? सब में 0 है, तो यहाँ 0 हो गया। अब ये भी देखिए 6 है, ये भी कट गया। अब इसको जोड़ेंगे, 3 और 4, 3 क्या हो गया? 7 और 1 बचा क्या? हासिल हो गया 8। तो कितना हो गया? 80800। और ऑप्शन नंबर इसमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, 2 जीरो है तो 2 जीरो कर दिए, 4 4 क्या हो गया? 8 हो गया। 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 क्या हो गया? 8। तो 80 800 आंसर हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, कर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a सही है अगर a का मान है तो। a का कौन सा मान रखे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो यह निकालने के लिए हम क्या करें? a का ऐसा मान रखें, यहाँ यदि 60 30 सब पूरा दिया है तो इसे एक तो ऑप्शन से लगा सकते हैं। पहला फर्स्ट मेथड क्या है? ऑप्शन से लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड, यदि इसका सूत्र याद है तो हम क्या, साइन, जैसे सवाल दिया है साइन 2a, ध्यान से देखिएगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a दिया है बाबू, दिया है ना। तो साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन a, 2 साइन a। और यहाँ साइन a से साइन a खूब आराम से कट गया। हम एक चीज़ और ये देख रहे हैं, 2 से 2 भी कट जा रहा है। तो कास a
काश ए इज इक्वल टू क्या मिला इधर 1 मिला। अब काश में देखेंगे कितने डिग्री का मान 1 है, तो हम पढ़े हैं काश ए इज इक्वल टू, इधर लिख देंगे काश 0 डिग्री। क्या लिख देंगे? काश 0 डिग्री। तो ए बराबर क्या आ गया? 0 डिग्री। ए ही हमारा आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? सी मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहे 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का सबसे छोटा गुणज है जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बच्चे, यही ना? कह रहे वह कौन सी संख्या है, वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जो 7 से का गुणज है? हमें संख्या निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। तो n बराबर, इसका फॉर्मूला क्या है? जो भी दी हुई संख्या है उसका क्या करेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। या क्या दिया है? 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम आप प्लस 4, क्योंकि 4 शेषफल बच रहा है तो 4 इसमें क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। 4 शेषफल हो गया। अब 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। n बराबर क्या हो गया? 90 प्लस 4 हो गया, शेषफल हो गया। इसका एलसीएम क्या हो गया? 90। अब हमसे संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ ऐसी संख्या क्या इसमें से रखें कि क्या ऐसा संख्या रखे कि यह इसमें आ जाए संख्या। तो हम क्या करेंगे? 7 का हमको गुणज चाहिए, तो 90 देख रहे हैं 7 का गुणज है नहीं, तो 7 में हम क्या करेंगे? 90 का भाग दे देंगे। 90 में हम क्या करेंगे? 7 का भाग दे देंगे। तो कितना बढ़ जाएगा? 12 7 84। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 84। एक हम संख्या मान लेंगे 7 के गुणज में, मान लिए k है। k क्या है? 7 का इसका गुणज है, 7 का गुणज है। कितना बचा? प्लस 6k प्लस 4। अब यहाँ देखेंगे हाई तो क्या हो गया? 7 का गुणज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 7 से आराम से कट जाएगा। 12 7 84। लेकिन हाई क्या गुणज है? तो हम क्या करेंगे? k की वैल्यू अपने पास से रख के चेक करेंगे। 0 रखेंगे, k बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक, तो 0 तो हम चेक ही नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में 0 कभी चेक नहीं किया जाता। अब 1 2 3 में ऐसा मान रखें जो 7 से कट जाते। देखिए यदि यहाँ 1 रखें तो 6 का नाम 6, 6 4 10, 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 6 दूना 12, 4 16, 7 से नहीं कटेगा। 6 3 18, 4 22 से भी नहीं कटेगा। 4 रखे 6 चौको 24 और 4 28, एक कट जाएगा। तो हम क्या रख दें? k बराबर 4 रख दिए। तो 84 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 4 प्लस 4। तो यहाँ हो गया 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 8 चौको 32, 32 और 1 33 प्लस 6 चौको 24 और 24 4 28। तो हम 28 लिख दिए हैं। अब इसको जोड़ लिए तो 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 के 4 हासिल, कितना बचा? 1, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 1 6 और 3 364। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? पहला। तो इस तरह से जब भी पूछे तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ k का मान ऐसा रखेंगे, अपने पास से रखना है, गुणज में बैठ जाए। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है 610 माइनस 6000 भागा 10। 6000 का पहले इसमें भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 है, क्या होगा? आराम से कट गया। अब बचा क्या? 6010, 6010 माइनस 600 माइनस 600। 0 में से 0 घटा 0, यहाँ 1 में से 0 घटेगा तो 1, और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 घटा क्या हो गया? 4, और यहाँ बचा 5। आगे सीधा सीधा 54 10। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? बी हमारा मिल रहा है 54 10। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है वर्गमूल। देखिए 43 56 का हमें वर्गमूल निकालना है, जिसका इकाई अंक 6 है। तो क्या देगा? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो अब यहाँ से 2 अंक यह कट जाता है, बचा हुआ 2 अंक। अब देखेंगे 43 किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा। तो हम यह देख ले रहे हैं, 6 का वर्ग किए तो क्या हो गया? 36, और 7 का वर्ग किए तो क्या हो गया? 49। क्या हो गया? 49। अब इसमें हमेशा छोटा वाला लेते हैं। छोटा वाला क्या है? 6। तो यहाँ भर देंगे 6 6। तो अब सवाल हमारा यह बन रहा है 64 है कि 66 है?
इन दोनों को देखिए, एक ऑप्शन मिला 64 और एक मिला 66। इन दोनों में से एक कंफर्म करने के लिए 64 66 को दोनों ऑप्शन दिया है। अब इसमें कंफर्म कैसे करेंगे, उसके लिए ये तरीका है, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 6 7 क्या हो गया 42। अब 42 को इसके पास लाएंगे तो देखेंगे 42 क्या है, इससे बड़ा है 43 से, 43 से छोटा है ना, तो ये वाला बड़ा है, तो बड़े वाले के साथ हम चले जाएंगे। 66 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, कर 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है बाबू, n होता है। यदि n कहेगा, जो पूछेगा वही हो जाएगा। n कह रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, औसत n हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना दिया है 60, 60 तक कह रहा है, क्या कह रहा है 60 तक। तो 60 तक में कितने सम संख्याएं होंगे या विषम संख्या, इसका 2 से भाग कर देंगे, सम विषम संख्या निकल जाएगा। तो कितना हो गया 30। अब 30 प्रथम यह क्या हो जाएगा, 30 का 30 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि 60 तक सभी विषम संख्या पूछ रहा है, तो 60 तक विषम संख्या कितनी होगी, 30 होगी। और इसका सूत्र क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। अब लिखेंगे यहाँ 30 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। मान लीजिए प्रथम 30 है ना, विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, कर किसी संख्या के 60% में, क्या कर रहा है, किसी कोई संख्या इसके 60% में 40 हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो रहा है, 80% प्राप्त हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ 40 को रहने दिए हैं और इधर इसको इधर ले गए, तो हाई देखिए 40 हो गया इधर बाबू, और इसको इधर हम भेजें तो 80% प्लस, हाई प्लस इधर है तो माइनस। देखिए जब एक पद से दूसरे पक्ष में किसी भी पद को या राशि को ले जाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ यह प्लस है तो इधर है तो माइनस। अब ये घट के क्या हो गया 20%, क्या हो गया 20% बराबर क्या है 40 है। 40 20% बराबर क्या है 40 है, हमारा दिया है, ये दिया है। तो हम क्या किए, एक 0 से एक 0 काट दिए, एक 0 से एक 0 काट दिए, तो क्या मिला 2% बराबर क्या हो गया 4। हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको भी काट दिए तो 2 दूना 4 हो गया। 1% बराबर क्या हो गया 2, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक, 100% बराबर क्या हो जाएगा 200। और यही संख्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा मिल रहा है। क्लियर है? नहीं इतना लिखने का मन करेगा तो यहीं पे सीधे क्या कीजिएगा, 2 से 2 काट दीजिएगा, यह 2 हो जाएगा 2, या इससे भी नहीं होगा तो हे में 5 का गुणा कर देंगे तो 20 5 100% बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी 5 का गुणा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, आराम से 200 आ जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। जैसे कि हम ये कह रहे हैं, हमारा आया है 20% इजिकल टू 40 आया है बाबू ना। अब इसमें हम 5 का गुणा कर दिए हैं तो 5 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 20%, और यह हो जाएगा 40 गुणे 20 5, तो यह हो गया 5 दूना 10 100% हो गया, और यह हो गया 5 चौको 20 200 हो गया। ऐसे भी थोड़ा एक आध लाइन बच जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु के 9 गुनी हो जाता है, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह रमेश हो गया देखिए यहाँ पे, और यह राहुल हो गया, यह रमेश है और यह कौन है राहुल है। ठीक है, अब रमेश और राहुल के क्या है 4 गुना है। यदि इसको हम क्या मान लिए, ये अक्ष है क्या हो गया 4x हो गया। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष क्या कर रहा है पूर्व, 5 वर्ष पूर्व करें तो यह इसमें से 5 वर्ष घट जाएगा और इसमें से भी 5 वर्ष घट जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व रमेश की और राहुल की कितनी है 9 गुनी। तो 9 गुनी जब इस दोनों को बराबर करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे 9 का गुणा कर दिए। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, तो यह हो गया 4x - 5 = 9x और 9 × 5 = 45। अब 45 को इधर लाएं तो -5
और प्लस 45। देखिए यह माइनस इधर आया तो क्या हो गया, प्लस 45 हो गया, और यहाँ प्लस 9x है, और यह इधर आया तो माइनस 4x हो गया। 9 में से 4 घट गया तो 5 बचा, और 45 में से 5 घटा तो 40। हम कह सकते हैं 5x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया बाबू। और क्या हो गया, 8 × 40, x बराबर क्या आ गया, 8। तो हमें क्या पूछ रहा है, रमेश की आयु, तो हमें 8 का गुणा कर दिए तो 4 × 8, तो 4 × 8 32, 32 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर पहला में मिल रहा है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए एक एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है 5 सेमी और ऊंचाई दिया है 4.2 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना दिया है बाबू, आधार दिया है हमारा 5 सेमी और ऊंचाई दिया है 4.2 सेमी। इसका भी सेमी है, ये भी सेमी है। तो क्या करेंगे, सेमी का सेमी में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5 का 2 में किए तो 10, 10 के 0 हासिल क्या हो गया 1, 5 चौको 20 और 1 क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ से हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, डी मिल रहा है। क्लियर है। 4:5, 4:5 का क्या करना है हमें, इसका मान कितना प्रतिशत में होगा। तो 4 अनुपात को हम क्या पढ़े हैं, बट्टे पढ़े हैं। परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे। 5 चौको क्या हो जाएगा 20, और 4 दूना 8, 80% हो रहा है। ठीक है। आगे देखिए, कर आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर कितना बेचा है, सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है 8580 में बेचकर 4% लाभ कमा रहा है, तो उसे गाय में कितने रुपए में खरीदी होगी। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, कितना उसका खरीद है यही निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक तो तरीका यही है, या तो सूत्र लगा दें या तो इसका हम 4% निकाल के घटा दें। 4% क्या करें, निकाल दें, और यहाँ 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। ठीक, काट के निकाल देंगे। या सीपी बराबर एक सूत्र होता है, सीपी इज इक्वल टू एसपी 100/100 प्लस आर, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे भी निकल जाएगा। तो कितना है हमारा 8580 है, 8580 कर दिए, 8580 100/100 और 4 क्या हो जाएगा 104। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। 4 से काटे यहाँ पे, तो देखिए यदि काटा जाए 2 से ही काट दीजिए। 2 5 से क्या हो जाएगा 10 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 से काट रहे हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 1 18, 2 9 18 और क्या हो गया 0। अब किससे काट दें, 13 चौको 52, 13 से काट दें, 13 चौको 52 और इसको 13 से काट दें, 13 तिया 39, 39 के 39 और हासिल 3 बचा, तो फिर 13 तिया 39 क्या हो गया 330, 33 बट्टे क्या हो गया 4 और गुड़े क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हाई हो गया कितना 25 चौको 100। अब 25 के इसमें गुड़ा कर दिए तो 0, 25 तिहाई 75 के 5, 25 तिहाई 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा 5 80 और 2 82, 25 चौको 100 हो गया, 25 तिहाई 75 के 5, 75 के 5 होगा 82 50, 82 50 ऑप्शन नंबर पी मिल रहा है। दूसरा तरीका, यदि इसको इसी सवाल को लगाने के लिए यहाँ से इसका निकाल के फिर क्या करेंगे सीपी में जोड़ देंगे, तो एसपी में से घटा के निकाल देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा, वो दूसरा तरीका है। अब कह रहा 4, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो 4 बट्टे क्या हो जाएगा, अनुपात को 4/9 और 12 बट्टे हम क्या कर दिए x कर दिए, तो यहाँ से 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 और 9 तिरी क्या हो जाएगा 27, x बराबर क्या हो गया 27 और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है सी मिल रहा है। क्लियर है। कर ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए एक व्यक्ति है, किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है, ठीक है,
12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर इसी काम को ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने के दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हमारा क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लिए हैं। तो 8 तिरिके 24 और 12 दूना भी 24, एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। टोटल काम 24 हो गया, टोटल काम क्या हो गया? 24। तब 12 दूना क्या हो गया? 24, 2 बार गया, और 8 तिरिके 24 या 1 हो गया, 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं ए की क्षमता कितनी है? 2 है। तो बी का कितना हो जाएगा? बी का क्षमता 1 हो जाएगा। बी 24 काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया? सी मिल गया। बी इस काम को मान लीजिए एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? एक ही काम कर रहा है। और ए कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। तो तब ना मिलकर दोनों 3 हो रहा है। तो अकेले बी कितना दिन में करेगा? एक दिन में एक काम करेगा, तो 24 दिन में 24 काम करेगा। सिंपल हो जाएगा। कर एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल गुणे समय। तो चाल हमें कितना दिया है बाबू? चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से हम गुणा कर देंगे। इज इंटू 1 मिनट है। 1 मिनट को हम सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। तो 1 गुणे 60, यह अब क्या हो गया? मीटर हो गया। तो 18 तिहाई क्या हो गया? 54, 5 तिहाई क्या हो गया? 15 गुणे 60। तो 15 छके 90। तो यह हो गया 90 और 1 जीरो है तो 0। 900 मीटर की दूरी क्या करेगा? तय करेगा। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। एक देखिए, कर एक आयत की लंबाई 15 सेमी है। यह देखिए आयत है, आयत की लंबाई 15 सेमी दे दिया है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण इसको कहते हैं, 17 सेमी है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमसे क्या चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं, लंबाई ज्ञात है। तो यह 15 हो गया, यह 17 हो गया। तो चौड़ाई यही निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग और प्लस यह जो निकालना है, मान लिया यह x है तो x मान लिए x का वर्ग। अब 15 को इधर ला दिए हैं तो 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग बराबर x का वर्ग। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो एक में जोड़ देंगे 17 धन 15, और एक में से 17 में से 15 घट गया तो 17 माइनस 15 इजिकल टू क्या हो गया? x। 5 7 5 12 का 2 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया 32, और यह हो गया 2 और यह हो गया x। 32 दूना क्या हो गया? 64। यह क्या हो गया? x स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यह हो गया 8 8 अठैया 64। x का मान क्या हो गया? 8। तो अब हमारा यह मिल गया 8। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो a बराबर 15 गुणे 8। 15 बटे कितना हो गया? 120। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? पहला। तो इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आगे 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग का बचा हुआ नीलेश सर आएंगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न मैथ के भी समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ, रीजनिंग को तोड़ डालते हैं। देखो, रीजनिंग का जितना भी प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा, सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को स्टॉप करना है, रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाएगा तभी भी आप लोग को हमारा तरीका भी देखना है, ठीक है ना। आप लोग को अपने तरीका से तो सॉल्व करना ही है, लेकिन आप लोग को हमारा तरीका भी जानना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि हो सकता है कि आपके तरीका से अलग हमारा तरीका हो और आसान हो। यहाँ पर लिखा है 2 5 11 23 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद से 95 दिया है। तो 2 में क्या किया गया है कि 5 हो गया है, 5 में क्या किया गया है कि 11 हो गया है, बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 2 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में हम लोग क्या करेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 में क्या करेंगे तो 23 हो जाएगा, 11 में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा।
अब क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले 3 जोड़ा गया है, ठीक है ना। उसके बाद से 6 जोड़ा गया है, 3 का दुगुना हो गया है। उसके बाद से 12 जोड़ा गया है, तो फिर 6 का दुगुना हो गया है 12, ठीक है ना। अब आगे क्या कर देंगे, अब आगे 12 का दुगुना कर देंगे, तो 12 का दुगुना आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 24 हम लोग किस में जोड़ देंगे, 23 में जोड़ देंगे। जब 24 23 में जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल आपका 47 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसी तरह से पहले 3 हुआ है, फिर 3 का दुगुना 6 हुआ है, 6 का दुगुना 12 हुआ है, 12 का दुगुना 24 हुआ है। तो आगे 24 का दुगुना कर देंगे, तो 24 का दुगुना आपका क्या हो जाएगा, 24 का जब दुगुना करेंगे ना तो 48 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 48 हम लोग जब 47 में जोड़ेंगे ना तो ये आपका 95 भी आ जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है कि यदि ए बड़ा है सी से, बी छोटा है डी से और सी बड़ा है डी से, तो सबसे बड़ा कौन है। हो गया खेला ना। अब कुछ लोग एकदम कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे, जो कभी सवाल नहीं लगाए होंगे ऐसा वाला, वो एकदम पता नहीं किस किस से कैसा कैसा दिमाग लगा रहे होंगे। और जो लोग सवाल लगाए होंगे तो फिर वो तो तुरंत कर देंगे। यहाँ पर है कि यदि ए बड़ा है सी से, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है, सबसे पहले सवाल को बैठाना है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि ए बड़ा है, किससे बड़ा है, तो सी से ए बड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को सी को लिख देना है। यहाँ पर ये रहा आपका सी, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ये जो सी है ना, सी से ए बड़ा है, तो सी से हम लोग को ए को बड़ा कर देना है, ठीक है ना। ए को बड़ा कर देना है सी से, ठीक है ना। ए को सी से बड़ा कर देना है। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बी छोटा है डी से। अब बी को कहाँ बैठाएंगे, डी को कहाँ बैठाएंगे, हम लोग को पता नहीं है। तो नहीं पता है तो छोड़ देते हैं ना, काहे इसमें कुछ नहीं करना है जब नहीं पता है तो। बोला जा रहा है कि बी छोटा है डी से, उसके बाद से बोला जा रहा है कि और सी बड़ा है डी से। अब यहाँ हम लोग को पकड़ में आ गया, जहाँ पकड़ में आएगा वहीं से हम लोग को काम करना है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि और ये जो सी है ना, ये सी बड़ा है डी से, ये जो सी है ना ये डी से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग को डी बैठा लेना है, यहाँ पर हम लोग को डी बैठा लेना है। डी से बड़ा आपका सी है, ठीक है ना। इतना बैठ गया। अब देखो, अब फिर बीच वाला बैठाना है। बोला जा रहा है कि बी छोटा है डी से। अब डी हम लोग को मिल गया है, तो बी छोटा है डी से, ठीक है ना। ये जो डी है इससे छोटा आपका बी है, ठीक है ना। फिर लास्ट में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि तो सबसे बड़ा कौन है, आपका सबसे बड़ा कौन है। अब कौन नहीं इसको बता पाएगा, जिसको नहीं दिखेगा वो भी बता देगा, ठीक है ना। अनुभव करके बता देगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सबसे बड़ा ए हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे छोटा पूछ देगा तो आपका बी हो जाएगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पर दिया है कुछ अंक, ठीक है ना। तो सबसे भिन्न कौन सा है, यहाँ पर आपका ए 1 नंबर पर आता है, फिर बी 2 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, ई 21 नंबर पर आता है, और यू 21 नंबर पर आता है, भी 22 नंबर पर आता है, और डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका पी 16 नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर आता है, उसके बाद से यस आपका 19 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और टी 20 नंबर पर आता है। तो सबसे अलग इसमें से कौन सा है, 1 2 4 5 6 7 9 10 20 21 22 23 20 21 22 23 6 7 9 10 16 17 19 20। तो ये वाला आपका गलत है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ 16 17 हो गया, फिर 18 छोड़ दिया है, 19 20 हो गया है। उसी तरह से यहाँ 6 7 हो गया, फिर 8 छोड़ दिया है, 9 10 हो गया। उसी तरह से 1 2 हो गया है, फिर 3 छोड़ दिया है, 4 5 हो गया। तो ये वाला आपका एकदम लाइन से दिया 20 21 22 23, ठीक है ना। तीसरा वाला आपका सबसे भिन्न है। तो ये ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, ठीक है ना। दीपक सुशांत का भाई है, रीना अतुल की बहन है, सुशांत रीना का पुत्र है, अतुल का दीपक से क्या संबंध है। ध्यान से आप लोगों को मेरे बातों को सुनते हुए चलना है, ठीक है ना। देखो ये जो ब्लड रिलेशन वाला है ना, आप लोग ध्यान से समझ लोगे, भले से पहले से नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत तो आप लोग को समझ में आइए जाएगा।
जाएगा। ये पुरुष जो होता है ना, पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और जो महिला होता है ना, महिला को किस से प्रदर्शित करते हैं, तो महिला को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करते हैं और महिला को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और ब्लड रिलेशन में जो पिताजी होते हैं ना, वो ऊपर होते हैं, पिताजी क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। और जो लड़के लोग होते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो मतलब वो लोग कहाँ पर रहते हैं, मतलब पिताजी के जो बेटे रहते हैं ना, बेटा बेटी यहाँ पर हो जाएगा, वो नीचे रहते हैं, ठीक है ना। और मान लो जैसे भाई बहन हो जाएगा ना, तो इस तरह से बराबर बराबर हो जाएगा, भाई बहन आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है ना। और पति पत्नी भी आमने सामने हो जाएंगे। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये दीपक सुशांत का भाई है। दीपक किसका भाई है, सुशांत का भाई है। यहाँ पर सुशांत को लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सुशांत है, यहाँ पर कौन है, सुशांत है, ठीक है ना। तो सुशांत बोला जा रहा है कि दीपक सुशांत का भाई है। ये जो सुशांत है ना, इसका भाई आपका दीपक है। इसका भाई कौन है, दीपक है। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि रीना अतुल की बहन है। अब रीना अतुल कहाँ पर हम लोग रखेंगे, कुछ समझे नहीं आ रहा है। तो जब नहीं समझ आएगा तो वहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को आगे चलते रहना है। अब बोला जा रहा है, आगे बोला गया कि सुशांत रीना का पुत्र है। ये जो सुशांत है ना, ये सुशांतवा रीना का पुत्र है, ठीक है ना। तो रीना का पुत्र है तो ये नीचे रहेगा और रीना ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि रीना का पुत्र है ना। तो मैं आप लोग को बोला हूँ कि पुत्र नीचे रहते हैं सब, ठीक है ना। तो रीना को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, रीना को हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। ये सुशांत पुत्र है तो ये प्लस से प्रदर्शित होगा। और यहाँ पर आपका जैसे बोला गया है कि सुशांत रीना का पुत्र है। उसके बाद से बोला जा रहा है कि यहाँ पर देख लेते हैं, बोला जा रहा है कि अतुल का दीपक से क्या संबंध है। अभी देखो ये बीच वाला हम लोग छोड़े थे ना कि रीना अतुल की बहन है। ये जो रीना है ना, ये अतुल की बहन है। तो अतुल को हम लोग कहाँ रखेंगे, अतुल को हम लोग सामने सामने रखेंगे, क्योंकि ये भाई बहन है सब। तो यहाँ पर हम लोग को अतुल को रख देना है, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर पर रख रहे हैं, अगर रखना जान जाओगे तो प्रश्न को एकदम आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखो, अब ध्यान से आप लोग देखो, दीपक सुशांत का भाई है। ये जो दीपक है ये सुशांत का भाई, आमने सामने रख दिए हैं। फिर बोला जा रहा है कि रीना अतुल की बहन है। ये जो रीना है ये अतुल की बहन है, तो ये दोनों भी सामने सामने हैं। अब बोला जा रहा है कि सुशांत रीना का पुत्र है। ये जो सुशांत है ये रीना का पुत्र है, ठीक है ना। तो ये भी आमने सामने हो गए। ये रीना आपका मतलब माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के लिए बोला गया है, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि अतुल का दीपक से क्या संबंध है। भाई जो अतुलवा है ना, इसका दीपक से क्या संबंध है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखो ये जो रीना है, रीना का भाई अतुल है। तो रीना का लड़का, ये जो रीना का लड़का सुशांत है, और सुशांत का भाई आपका दीपक है। सुशांत का भाई जब दीपक है ना, तो मतलब ये इसका मामा हो जाएगा, ठीक है ना। अतुलवा इसका मामा हो जाएगा, क्योंकि जैसे अतुल के बहन, जो अतुल का बहन है, इनका मतलब लड़का सुशांत है और सुशांत का भाई दीपक है, तो मामा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका मामा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 5 130 8 क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होता है। 5 का क्यूब आपका क्या होता है, 125 होता है, ठीक है ना। और 125 में 5 जोड़ दिया गया है तो आपका 130 आ गया है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से 8 का जो होता है ना, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 के 2 हासिल 3 और 8 छक्के 48 2 50 1 51। तो आपका 512 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब 512 होगा, तो 512 में 8 जोड़ देंगे तो 520 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अब आप लोग हमें इजाज़त दो, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर नींद लगी है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तो सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं तो रात को वीडियो बना रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। शाम वाला क्लास ज़रूर कर लेना, ठीक है ना।